हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों फाइनली नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी कि नेस्ट ने अपने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी EMRS के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए, ठीक है, TGT और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों हम इस नोटिफिकेशन का डिटेल डिस्कशंस करेंगे, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्म भरते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या सलेबस है, सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी डिटेल लेनी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, आपको सीधे टाइप करना है। आप ये वेबसाइट देख लीजिए emrs.tribal.gov.in, ये वेबसाइट आपको इंटर करनी है। ये वेबसाइट आप याद कर लीजिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इसको देख सकें। हालांकि मेरे बहुत सारे भाइयों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा देख लें। तो ये है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति emrs.tribal.gov.in। ठीक है दोस्तों, अब इस वेबसाइट पर जब आएंगे इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे होम, अबाउट अस, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको आना है रिक्रूटमेंट में। जब आप रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे तो आप ये पेज आपके सामने खुल करके आएगा। अब यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आपकी अवेलेबल है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको ये डायरेक्ट करेगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप आएंगे तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये तुरंत आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड हॉस्टल वार्डन, जो सलेबस है TGT में के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या सलेबस होगा, हॉस्टल वार्डन में सलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपके पास खुल कर के आ जाएगा। इस पर देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सलेबस आ गया। अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये है नोटिफिकेशन आपका, जो कि 19 जुलाई को जारी किया गया था। ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, बहुत ही 34 पेजेस का है। ठीक है, 34 पेजेस का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर आप सीरियस हैं इस एग्ज़ाम के और आपका मतलब सपना है कि आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसमें अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं, जिससे कि वो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे छूट गए हैं वो भी मुख्य धारा में जुड़ सके, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये पूरा आप डिटेल 34 पेजेस का इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आज डिस्कस करूँगा। हालाँकि देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा काम क्या किया है, इंडेक्स बना दिया गया है। इंडेक्स बना दिया है संस्था ने, जिसमें इंट्रोडक्शन मतलब किस पेज पे, पेज नंबर पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपको अगर क्या देखना है, सिलेबस देखना है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम देखना है, आपको किस पेज नंबर पे जाना है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो इंडेक्स बना देने से बहुत आसानी हो गई है। तो बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही जो है एक स्ट्रक्चर वे में सिलेबस सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में हैं। आइए अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन की खास बातें क्या क्या हैं। पहले से कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं। सबसे पहले भर्ती क्या है, भर्ती का नाम क्या है, तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS, ठीक है, जो ट्राइबल अफेयर्स के जो एकलव्य स्कूल होते हैं, मॉडल स्कूल होते हैं, उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल जो हर नोटिफिकेशन में होता है इसमें भी है। खास बात देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले अगर आप TGT के लिए, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो कॉस्ट है फॉर्म की वो 1500 रुपये है, और अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़। ठीक है, 2 पॉइंट ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे देख लीजिए, अगर टीचिंग स्टाफ के लिए है तो 180 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे का। और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप भरेंगे तो 150 मिनट का यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म केवल आपका ऑनलाइन मोड में ही फिल होगा। आजकल जितने भी फॉर्म आ रहे हैं ऑनलाइन मोड में ही भरे जा रहे हैं, आपको भी पता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन ये है, अच्छा इसको भी देख लीजिए, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई
ये देख लीजिए। अगर आप SC हैं, ST हैं या PH कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इसमें देखिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कैटेगरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके लिए सहूलियत दी गई है। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर पे, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल रेगुलरली। जो आप ईमेल आईडी देंगे फॉर्म भरते समय, तो आप अपनी ईमेल आईडी रेगुलरली चेक करते रहिएगा, वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ये भी हर नोटिफिकेशन में ही होता है। और क्या खास बात है, हाँ यहाँ पे आइए, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, ठीक है, 2023। अब देखिए वैकेंसी कितनी है, पोस्ट कितनी है। तो TGT की जो पोस्ट है, टीचिंग की जो पोस्ट है टोटल, वो है 5660। हॉस्टल वार्डन में अगर मेल की बात करेंगे तो 335 मेल की वैकेंसी है और 334 फीमेल की वैकेंसी है। क्योंकि देखिए जो बच्चे होंगे, छात्र भी होंगे, छात्राएं भी होंगे, तो छात्रों का हॉस्टल अलग होगा, छात्राओं का हॉस्टल अलग होगा, ठीक है ना। तो 335 मेल हॉस्टल वार्डन की रिक्वायरमेंट है और 334 फीमेल हॉस्टल वार्डन की, ठीक है। अगर इन तीनों को सम कर दिया जाए तो ये जो टोटल वैकेंसी है ये 6329 पदों की वैकेंसी हो जाती है। अब जो TGT की वैकेंसी है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जनरल में कितने पोस्ट हैं, OBC में कितने हैं, EWS में कितने हैं, SC में कितने हैं, ST में कितने हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे स्कीम दी हुई है। इसको आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ बताने लगेंगे, अगर इसको बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कितनी वैकेंसी है, ये भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें दी हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट देखिए, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 है, उसमें जनरल की 137 है, EWS की 33 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर 90 है, SC की 50 है, ST के 25 है। इस तरीके से टोटल 335 और 334 669 टोटल ये बैठता है, मेल और फीमेल मिला करके। बाकी PH कैटेगरी दिया हुआ है कि जो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड में हैं तो कौन सी PH कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो दिया हुआ है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी PH कैटेगरी क्या है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप हमेशा परेशान रहते हैं ना कि मेरी एज डेट, क्वालिफिकेशन की डेट, तो कट ऑफ डेट क्या होगी। तो कट ऑफ डेट है 18 अगस्त 2023। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सारी जो है 18 अगस्त 2023 को कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि 18 अगस्त 2023 के रिस्पेक्ट में क्या आप वो सारी एलिजिबिलिटी एजुकेशनल से लेकर के एज से लेकर के हायर करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो मत भरिएगा फॉर्म, ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि 18 अगस्त 2023 तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि अब पोस्ट वाइज वेट लिस्ट। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है कि वेट लिस्ट भी जारी कर रहा है, ठीक है। तो 10% ऑफ द कैंडिडेट इन द फाइनल पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए ये वेट लिस्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट वहां पे सिलेक्ट हो रहे हैं उसके 10% के हिसाब से ये वेट लिस्ट मेंटेन करेंगे। मान लीजिए किसी ने ज्वाइन नहीं किया, या किसी का डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं है, या किसी अन्य कारण से जो फाइनल सिलेक्टेड लोग हैं अगर उनमें से कुछ लोग छूट जाते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो वेकेंट होगी सीट, तो वो जो वेट लिस्ट में लोग हैं उनको मौका दिया जा सके, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है कि वेट लिस्ट में होने की मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा आगे देख लीजिए, TGT हॉस्टल वार्डन के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका बेस क्या होगा। ये बेस किस बेस पे होगा, एग्जाम होगा। किस बेस पे होगा, एग्जाम होगा। अब आपकी पोस्टिंग, आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि सर जॉब तो लग गई, पोस्टिंग कैसे होगी। तो देखिए, एकलव्य मॉडल स्कूल अक्रॉस कंट्री है। अब ये आपको कहीं भी भेज सकता है, वो डिपेंड करेगा एबिलिटी के ऊपर, कहाँ उनकी वैकेंसी है, किस लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि ये पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी, ये डिपेंड करेगा कि हमारी किस जगह पे, कहाँ पे, किस भाषा के लिए क्या वैकेंसी है, क्या आपने अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें देखते हुए, ठीक है ना।
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखे जाएंगे, यानी आपकी जो जॉब है वो 2 साल के बाद स्थायी होगी, शुरू में आप अस्थायी नियुक्त होंगे। तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड होगा, उस पूरी पीरियड के दौरान आपको अथॉरिटी निकाल भी सकती है। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, बहुत ही रेयर केस में होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो होता है, नहीं तो 2 साल के बाद फिर आपका ये परमानेंट होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, प्रिंट आउट जरूर रख लेना है। अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्व इट फॉर दियर रिकॉर्ड। जो आप फॉर्म भरेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसका प्रिंट आउट संभाल के नहीं रखते हैं। तो जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हार्ड कॉपी खो गई तो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी कहीं से करप्ट हो गई तो हार्ड कॉपी है। तो मेरी राय ये है कि जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे उसकी प्रिंट आउट यानी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद देखिए जो पोस्ट आपकी है उनका पे लेवल क्या है, तो जो टीजीटी की वैकेंसी है उसका लेवल 7 है, ठीक है ना। अदर टीटीजी जो मिसलेनियस पोस्ट हैं, म्यूजिक है, आर्ट है, ये सारी चीज़ें वो लेवल 6 में चले जाते हैं। और जो हॉस्टल वार्डन है ये लेवल 5 में है। तो अच्छा खासा लेवल है, अच्छी खासी सैलरी है, पोस्ट तो बहुत ही अच्छी है, अप्लाई भी बहुत सारे लोग करेंगे। इसलिए जो है एक इसके नेचर को अच्छे से समझिए, अभी स्कीम भी समझिए, सिलेबस भी समझिए और फॉर्म को पहले सावधानी पूर्वक भरिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, देखिए यहाँ पे साथ साथ लिखा है कि OMR बेस्ड यानी पेन पेपर मोड में होगा ये आपका एग्जाम, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड में ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके अलावा चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, अब वो आप हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, बाकी जो आपका भाषा चुनेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में होगा, ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम पैटर्न पहले ही बताया था। अब देखिए टीजीटी के लिए दिया हुआ है 120 मार्क्स का होगा एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर आपका जो लैंग्वेज है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, ठीक है ना। पूरा यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, फिर आपका ये डोमेन नॉलेज आ जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका 80 नंबर का ये टोटल बनता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा दिया हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट मूवमेंट। तो 120 नंबर का तो ये आपका बना है। टोटल टीजीटी का टोटल 3 घंटे का पेपर है, देख लीजिए 3 घंटे का पेपर है आपका, तो 120 नंबर का ये हो गया। और 30 नंबर का होगा आपका लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, क्या होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। जनरल हिंदी आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा और एक तीसरा लैंग्वेज 10 मार्क्स का, तो 10-10 करके 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये 30 नंबर। 10 नंबर हिंदी के लिए कंपलसरी, 10 नंबर इंग्लिश के लिए कंपलसरी और 10 नंबर जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उस कौन कौन से चुन सकते हैं, तो ये देखिए ये लैंग्वेज है, इनमें से जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसमें से आपको देना होगा 10 नंबर का। बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती, हिंदी, ये सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो 3 घंटे का पेपर ये होगा आपका। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का देख लीजिए, हॉस्टल वार्डन का भी स्कीम वही है 120 नंबर का, लेकिन ये पेपर देखिए 2.5 घंटे का है। ये पेपर कितने घंटे का है, 2.5 घंटे का, क्योंकि वहाँ पे ये जो 30 नंबर का आपका एक्स्ट्रा आ रहा है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो ये 30 मार्क्स का आ रहा है ना, इसलिए आधे घंटे यहाँ पे ज़्यादा मिला हुआ है। और यहाँ पे केवल 120 मार्क्स का ही पेपर हो रहा है, वो 30 नंबर वाला जो वहाँ पे है वो यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। वो देखिए यहीं पे पार्ट 4 में इंक्लूड कर दिया, हाँ देखिए यहाँ पे यहीं पे 30 नंबर ये इंक्लूड कर लिया है, सॉरी है इसमें भी है, इसमें यहीं पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर है, नॉलेज ऑफ पॉक्सो, ये पॉक्सो एक जो बच्चों से संबंधित एक्ट होता है ना कानून, उसको आपको देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि भाई आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, ये चीज़ आपको देखना है। 30 नंबर का ये है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है, भाषा पे कितनी आपकी पकड़ है, क्योंकि जब भाषा पे पकड़ होगी आपकी, आपको इंटरेक्ट करना है बच्चों से, तो वहाँ की भाषा आपको जाननी जरूरी है ना। तो 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा हॉस्टल वार्डन का। इसमें भी कौन कौन से लैंग्वेज हैं वो लैंग्वेज आपको दे दिए गए हैं, वही सारे लैंग्वेज हैं जो इसके पहले थे। मार्किंग स्कीम सिंपल है, 1 नंबर मिलेगा अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे, अगर गलत करेंगे तो 1/4 यानी 0.25 कट कर लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा तुक्का आपको नहीं मारना है, एकदम जो आपको आता है वही आपको करना है, जो नहीं आता उसको आप छोड़ दीजिए। आंसर की से रिलेटेड दिया हुआ है,
यहाँ पे सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, सिलेबस अभी डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस क्या है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये है आपका सिलेबस, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये है आपका सिलेबस, ये है आपका टीजीटी का सिलेबस है, टीचिंग का सिलेबस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस देख लीजिए, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी में पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल रीजनिंग के, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन वेन डायग्राम। तो मोटा मोटी आपको मतलब डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें होती है ना, जैसे डाटा सफिशिएंसी, पजल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा, मतलब देखिए सबसे अच्छा क्या है ना कि आपको स्पेसिफाई कर दिया हर एक चीज़ को। अब देखिए चूंकि स्कूल की वैकेंसी है तो इससे आप बेस्ट अप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक पॉइंट को इतना स्पेसिफाई कर दिया है कि एक बार अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिलेबस को कितना अच्छा डिकोड कर दिया है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है सीधा दिया है, ये सारे जो पॉइंट्स है आप एक पेपर पे लिख करके सामने चिपका लीजिए जहां पे आप पढ़ते हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, डाटा सफिशिएंसी के, सिटिंग अरेंजमेंट के। अच्छा, अगर आप देखेंगे आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो ये सारे पोर्शन पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, डायरेक्शन टेस्ट हुआ, और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कंप्यूटर में देखिए क्या क्या आपको फंडामेंटल आना चाहिए कंप्यूटर का, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस आना चाहिए, कीबोर्ड शॉर्टकट आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स पूछे जाएंगे, एब्रिविएशन पूछे जाएंगे, नेटवर्क के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देख लीजिए क्या है, क्योंकि टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है, उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम जो फिजिकल के लिए अप्लाई करेंगे, शारीरिक टीचर के लिए, जो शारीरिक शिक्षा वाले टीचर होते हैं उनके लिए इससे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में देखिए संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, समान अशुद्धियाँ, ठीक है। तो जनरल से टॉपिक हैं, वही टॉपिक हैं जो आप अक्सर पढ़ते हैं, तैयारी कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश का पूरा यहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। हिंदी का देखिए, हिंदी का पूरा डिकोड करके दिया हुआ है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, आपको कुछ फालतू नहीं पढ़ना है। मैथ का मतलब हर एक सब्जेक्ट का डिकोड आपके पास यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सोशल साइंस, मतलब आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे डिकोड कर दिया है। आप देख लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपना सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड। हर एक लैंग्वेज का, उर्दू से लेकर के हर एक, लाइब्रेरियन का, बहुत से लोग लाइब्रेरियन के लिए जो अप्लाई करेंगे, लाइब्रेरियन का देखिए क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, वो लाइब्रेरियन का भी सिलेबस, मतलब हर एक पोस्ट का जो भी पोस्ट है पूरा सिलेबस यहाँ पे। आर्ट टीचर, कला के अध्यापक हैं तो उसके लिए क्या सिलेबस होगा वो भी यहाँ पे डिकोडिंग करके दिया हुआ है। म्यूजिक टीचर हैं उसका क्या सिलेबस होगा वो भी डिकोड कर दिया गया है। तो पूरा जो है देखिए, ये पीटी की बात कर रहा था ना, फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो इसके लिए क्या है रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस होगा उसके लिए भी दिया हुआ। अब ये देखिए हॉस्टल वार्डन, ठीक है, हॉस्टल वार्डन के लिए क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस वही है, रीजनिंग में भी वही है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सारी चीज़ें देखिए वही है। कंप्यूटर में भी सेम है, बस हॉस्टल वार्डन के लिए जो पढ़ेंगे अगर जो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या एक्स्ट्रा हो जाएगी, पॉक्सो, जो पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसमें भी देखिए क्या क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये जितने एक्ट दिए हुए हैं समझ लीजिए इसमें सबसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ये सारे पॉइंट आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी जो है क्वेश्चन आने हैं 30। तो हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आप हॉस्टल वार्डन भरेंगे तो वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे। अब इतने सारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आप उनको हैंडल कैसे करेंगे, उनको मैनेज कैसे करेंगे, सेफ्टी का ध्यान, सिक्योरिटी का ध्यान कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है हॉस्टल वार्डन की। टीचिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, इसलिए आपसे ये अपेक्षा की जाएगी और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको परखा जाएगा अच्छे तरीके से।
और इंग्लिश में देखिए नॉर्मल वही जो तमाम एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वही है। हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं है, संधि समास अशुद्धियाँ जो नॉर्मल आप वन डे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वही है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है। तो ये आपका डिकोड सिलेबस है, इसको आप डाउनलोड करके एक बार अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने मुख्य बातें आपको बता दी हैं। बाकी नोटिफिकेशन पे वापस लौट करके आते हैं और देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर रह गए हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है टीजीटी के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 35 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर SC ST OBC हैं तो आपको एज में छूट मिलेगी जैसे कि मिलती है। बाकी अगर EMRS का कोई एम्प्लॉई है, मतलब मॉडल स्कूल का कोई रेगुलर एम्प्लॉई है, तो उसको 55 साल की जो है छूट दी गई है, 55 साल तक वो भर सकता है। ठीक है, बट आपको तो ये देखना है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको ये देखना है कि 35 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आप किस टीजीटी में आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। टीजीटी म्यूजिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में। ठीक है, आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 35 से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को छूट मिलेगी जो छूट उनको एज में मिलती है। और अगर EMRS के आप ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं तो आप 55 साल तक आपको छूट है, आप भर सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के लिए देख लीजिए वही है, एज लिमिट तो वही है, बस इनके लिए क्या है कि या तो आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो फिर उसके अलावा एक ऑप्शन और दिया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और NCTE। अगर यहाँ से कोई आप 4 साल का कोई ऐसा कोर्स किए हैं ना इस क्षेत्र से रिलेटेड तो भी आप भर सकते हैं। उसके अलावा देख लीजिए दे शुड हैव वैलिड CT। अच्छा देखिए, जो भी TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास CTET सर्टिफिकेट होना चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता होता है। ठीक है, CTET उनको क्वालिफाइड होना चाहिए, सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, अगर कोई SC है ST है तो उसको 5 साल की छूट मिलती है, OBC है नॉन क्रिमिलियर का 3 साल मिलता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है 5 साल मिलता है। तो इस तरीके से जो छूट है वो देख लीजिएगा, आपकी एज अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो किस क्राइटेरिया में आप आते हैं। ठीक है, इसके अलावा EWS के लिए जो पॉलिसी है उसके बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। और आप एक काम करिएगा, ये फॉर्म भरने से पहले एक बार ये पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, कहाँ कौन कौन से एग्जामिनेशन सिटी बनाए जाएंगे वो दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कौन सा एग्जामिनेशन सिटी आपके पास में है उसी के अनुसार ही भरिएगा। तो एक बार इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके एक बार आप खुद से भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप खुद से रीड कर लेंगे ना तो क्या होगा कि जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, ठीक है, सिलेबस में कन्फ्यूजन हो या नोटिफिकेशन में कन्फ्यूजन हो, तो कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश पूरी की है कि आपकी जो कन्फ्यूजन हो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और मेरी तरफ से तो आपको यही एडवाइस है कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इससे जुड़ करके, एकलव्य मॉडल स्कूल से जुड़ करके अपने जो आपका ज्ञान है, जो आपके नॉलेज है, उस नॉलेज को आप फैला सकते हैं। और इसकी देखिए पे लेवल भी बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छी खासी सैलरी, सुविधाएं, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपका जीवन भी अच्छे तरीके से चलेगा। तो जैसे अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आप तक लेकर के आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।